सीधा रुख करेंगे लखनऊ में चल रहे बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। से ही अभी हम कुछ ही दिनों में मैं बुलंदशहर आने वाला हूं। वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के ही नाम पर कर दिया है। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज बनेगा। भाइयों बहनों, देश और धर्म के लिए जीने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वालों के प्रति समाज सदैव इसी कृतज्ञ भाव के साथ नमन होता है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और स्वर्गीय बाबूजी के प्रति समाज का, सरकार का यही श्रद्धांजलि है। आज आप सब यहां पर आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ बातें आपके सामने कही। मैं अपने विधायक श्री कैलाश राजपूत जी की भावनाओं को भी समझ रहा था। भाइयों बहनों, दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग काम करते हैं, लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता। कि देश की कीमत पर राजनीति करते हैं ये लोग। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं और जब पर्व और त्योहार आता है तब दंगाइयों को प्रोत्साहित करके कर्फ्यू लगाते हैं। यही तो होता था 2017 के पहले प्रदेश में। तब हर तबका परेशान था। क्या नौजवान, क्या किसान, क्या बहन बेटियां, क्या समाज का प्रबुद्ध जन, व्यापारी हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति तबाह होता था, परेशान होता था। 2017 में हम लोगों को जो व्यवस्था मिली, प्रदेश की एक जर्जर व्यवस्था मिली, बिगड़ा हुआ प्रदेश मिला। लोग कहते थे कैसे होगा। हम कहते थे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं, उनका मार्गदर्शन है। और जिस प्रदेश में शासन की एक नजीर के रूप में स्वर्गीय बाबूजी ने जो भी व्यवस्था बनाई है, उत्तर प्रदेश उसी तर्ज पर आगे बढ़ेगा। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर परिवर्तन प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में देखने को मिला होगा। हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। आखिर ये सुविधाएं पहले भी लोगों को मिल सकती थी, गरीबों को मिल सकती थी। और किसी भी पार्टी का, किसी भी संस्था का कसौटी की जांच करनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होता है जब संकट आए तब देखें। और इस सदी के सबसे बड़े संकट से वर्तमान में भी हम लोग जूझ रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही कोरोना महामारी से। कोरोना महामारी के दौरान आप सबने देखा होगा, या तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कार्य कर रहा था। बाकी अन्य दलों के लोग सो रहे थे, होम क्वारंटीन में थे, आइसोलेशन में थे। जब आपके संकट के समय, समाज के संकट के समय ये लोग आइसोलेशन में थे, तो चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजने की तैयारी होनी चाहिए। ये सामाजिक सम्मेलन इसी बात को लेकर के किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं तो कोरोना के समय भी अलीगढ़ गया था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भी मैंने बैठक की, अन्य संस्थाओं में भी बैठक की, अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया। हमारे जितने भी माननीय सांसद, विधायकगण, नीचे भी जितने हमारे विधायकगण हैं, सभी लोग जगह जगह जा रहे थे। रोशन लाल जी का तो रोज ही फोन आ जाता था मेरे पास, रोज फोन करते थे। कभी किसानों की समस्या को लेकर के, कभी क्रय को लेकर के, कभी किसी अन्य चीज को लेकर के। मैं इनसे कहता था कि अरे पहले कोरोना से बचाओगे कि
कोरोना से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब किसानों का क्रय भी होना चाहिए। यानी एक तड़प है समाज के लिए, तब ये चीजें होती हैं। भाइयों बहनों, क्या इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस को, सपा को और बसपा को शासन करने का अवसर नहीं मिला था क्या? और क्या उनकी जिम्मेदारी इस प्रदेश के प्रति नहीं थी? और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो और पूरी मजबूती के साथ उस समय भी खड़े रहे बाबूजी। उन्होंने कहा था कि कोई जिम्मेदारी फिक्स होती है तो कल्याण सिंह के ऊपर होनी चाहिए। कल्याण सिंह इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। यह है दमदार बात। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, पूछिए एक बार विपक्षी नेताओं को, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया है कांग्रेस ने। अगर प्रदेश में बदहाली है, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, गरीबी थी, इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस कालखंड में इन्होंने अगर प्रदेश के हितों के लिए कुछ किया होता, अलीगढ़ के तालों के लिए, हापुड़ के पापड़ के लिए, रामपुर के चाकू के लिए, बरेली के चूड़ी के लिए इन्होंने कुछ किया होता, तो भाइयों बहनों, प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। हमारी सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद, और आज तो अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का भी एक केंद्र स्थापित होकर के वहां तेजी के साथ रोजगार का सृजन भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। स्वर्गीय बाबूजी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ताला नगरी के रूप में वहां एक व्यापक निवेश करवाया था, अलीगढ़ को पहचान दिलाई थी। हार्डवेयर के क्षेत्र में आज भी अलीगढ़ का कारीगर बहुत अच्छा काम करता है। सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इनसे पूछा जाना चाहिए। एक एक जनपद की उत्पाद को आज प्रमोट करने का कार्य हो रहा है। हाथरस की हींग हो, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, मुरादाबाद का ब्रास की आइटम हो, अमरोहा का तबला हो, यानी अलग अलग जनपद को उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। लाखों नौजवान रोजगार से इससे जुड़ रहे हैं, लाखों नौजवान इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। विकास एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए
ये कार्य पहले भी हो सकता था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में आपने देखा होगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को, वह लोहार है, राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, स्वर्णकार है, हलवाई है, मोची है, धोबी है, यानी ये गांव में निवास करने वाला जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है, इन सब के निश्चित प्रशिक्षण के दौरान निश्चित मानदेय, फिर इन्हें बैंकों के साथ जोड़ना, फिर इनको जोड़ने के साथ इनकी आजीविका को बढ़ाना, इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करना। माटी कला बोर्ड के माध्यम से आपने देखा होगा गांव गांव में मिट्टी के दिया मूर्तियां मिल रही हैं। ये काम चीन क्यों हमें देगा? हमारा कारीगरी ये काम करेगा, हम उसको कला देंगे, हम उसको तकनीक देंगे, हम उसको डिजाइनिंग देंगे और हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। गांव समृद्ध होगा, पैसा गांव में रहेगा, गांव समृद्ध होगा। यही तो कार्य सरकार ने किया। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया गया, तो कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति ने निवेश बढ़ाया, रोजगार दिया। आज हर तबके के नौजवान की नौकरी लग रही है, सरकारी नौकरी लग रही है या निजी क्षेत्र में नौकरी लग रही है। पहले क्यों नहीं लगता? पहले ये नौकरी को एक परिवार और एक खानदान क्यों अपनी गिरवी मान लेता था? आज तो कोई नहीं कर सकता। आज तो नौकरी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के साथ संपन्न हो रहा है। प्रदेश का नौजवान नौकरी पाएगा, प्रदेश के अंदर अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ देगा। आज हो रहा है। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, जाति देखी जाती थी, क्षेत्र और मजहब और मत देखा जाता था। आज तो 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक नौजवान, 43 लाख से अधिक परिवारों को हम मकान दे चुके हैं, एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक लोगों, परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवा चुके हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय भी बन रहा है। उस शौचालय की देखभाल करने के लिए गांव की किसी एक महिला को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। हर महीने 9,000 रुपए उस महिला को उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिजली, निःशुल्क कनेक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे वहां तक बढ़ाने की व्यवस्था हो, या फिर 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड। कोरोना कालखंड में हर गरीब को फ्री में राशन, ये पहले भी दिया जा सकता था। पहले सोच नहीं थी। पहले की सोच केवल अपने व्यक्तिगत परिवार तक सीमित थी, एक खानदान तक सीमित थी। लेकिन आज पूरे प्रदेश को ही परिवार मानकर के कार्य किया जा रहा है। पूरे देश को परिवार मानकर के प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन भी देते हैं, नेतृत्व भी देते हैं और पूरे देश को परिवार मान करके शासन की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। यही अंतर है और उस अंतर को एक एक नागरिक तक बताना क्या आवश्यकता है। पहले होड़ लगती थी। किस बात की होड़ लगती थी? होड़ इस बात की लगती थी कि कौन कितनी अवतार की पार्टी दे देगा, सरकारी आयोजन हो जाए। आज तो नहीं होते। अगर हमारा सेकुलर स्टेटस है तो सबके लिए समान होगा। पहले पर्व आते थे, होली आती थी, दीपावली आती थी, विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, जन्माष्टमी आती थी, शिवरात्रि आती थी, रामनवमी आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। पर्व और त्योहार मनाने ही नहीं देते थे। एक तरफ कर्फ्यू, दूसरी तरफ प्रशासन का डंडा। आस्था को कैद करके रह जाते थे। आज तो ऐसा नहीं। आज तो आपकी आस्था के सामने कोरोना भी पस्त हो गया है। आपने देखा होगा जैसे विजयादशमी आई, कोरोना समाप्त, बड़े भव्यता के साथ विजयादशमी के आयोजन हर जगह हुई। दीपावली आ रही है, कोरोना लगभग समाप्ति की ओर और पूरी भव्यता के साथ दीपावली का आयोजन
हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग के साथ हर प्रदेशवासी मनाएगा। भाइयों बहनों, हमें देखना होगा पहले जो लोग थे वे क्या करते थे, कैसे करते थे, किस मानसिकता के साथ कार्य कर रहे थे। अभी मैं देख रहा था औरैया में हमारे लाखन सिंह राजपूत जी आए, वहीं के हैं। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। याद करिए, हमारी सरकार आई 2017 में, हमने पहला काम क्या किया? किसानों का कर्ज माफ किया। मैं बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। प्रदेश के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीम के साथ हम आगे बढ़े थे। और समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में जब बनी थी, उसने क्या किया मालूम है? पहला काम किया था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी के मुकदमे को वापस लेने वाली कार्रवाई को प्रारंभ करना। और दूसरा कार्य उस सरकार में हुआ था, कोसी कला का दंगा। और जो सिलसिला शुरू हुआ, अंतहीन सिलसिला था। हर तीसरे दिन एक दंगा, कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, कोई अपने को सुरक्षित नहीं कर सकता था। और ये तो समाजवादी पार्टी के साथ चस्पा है। एक 2005 की घटना है। मैं एक बार अलीगढ़ में गया था। अलीगढ़ में रामनवमी के दिन एक दंगा हो गया, और तब भी मैं देखता था कैसे समाजवादी पार्टी दंगाइयों को प्रश्रय देती है। भाइयों बहनों, इन राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है। और आप अपने समाज के प्रबुद्ध हैं। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिला पंचायत का सदस्य है, कोई किसी बोर्ड और निगम का चेयरमैन है, कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य है, कोई किसी विद्यालय का प्रबंधक है, कोई समाज में अलग अलग क्षेत्र में छोटा और बड़ा उसका दायरा हो सकता है, कम या ज्यादा दायरा हो सकता है, लेकिन हर एक क्षेत्र में आप नेतृत्व देने वाले हैं, समाज के जागरूक प्रहरी हैं, तो समाज को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये प्रदेश स्तर का सम्मेलन है। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, कितनी भारी संख्या में, मुझे लगता है पूरा चारों तरफ भरा हुआ है। इस सभागार को इस रूप में भरा हुआ मैंने इससे पहले नहीं देखा। इस रूप में उत्साह देखने को पहले नहीं मिलता था। लेकिन स्वर्गीय बाबूजी के संस्कार, वीरांगना अवंती बाई की राष्ट्रभक्ति और भाइयों बहनों, उस परंपरा को आपके वर्तमान नेतृत्व जिस रूप में आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार के पास, एक एक गांव, एक एक परिवार के पास जाकर के अवगत कराना। और अभी से तैयारी, 2022 की तैयारी, ये चीजें अगर हम लोग करते हुए दिखाई देंगे तो समाज का भी, देश का भी और धर्म का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। सब लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे, सुख और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उस सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम सब प्राणपण से कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी, दीपावली के पहले हर व्यक्ति व्यस्त होता है, कोई खरीदारी के लिए, कोई अपने घर की साफ सफाई के लिए, कोई खेती बाड़ी के दृष्टि से व्यस्त रहता है। और आपका समाज तो वैसे भी खेती किसानी पर बहुत ध्यान देता है, बहुत ध्यान देता है। और भाइयों बहनों, समाज
की चेतना को जागरूक करने में मातृभूमि की भी रक्षा करता है, मातृभूमि की भी सेवा करता है और मातृभूमि की सेवा के साथ ही राष्ट्रभक्ति के साथ भी अपने को आगे बढ़ाता है। ये दोनों गुण उसके साथ कूट करके भरे हुए हैं। इसलिए इस सभी व्यस्तताओं के बावजूद आप यहां पर आए हैं। आपका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के इस सम्मेलन में स्वर्गीय बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका कृतित्व निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करता रहता है, एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है और उस ऊर्जा के साथ सभी को जुड़ने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जय श्री राम के नारों के बीच में, उद्घोष के बीच में मुख्यमंत्री ने अपनी बात समाप्त की।